मेरे भाइयों, इस क्लास में हम लोग जो हमारी क्लास 11 था उसका फाइनल टर्म जो होता है उसका एक प्रैक्टिस पेपर आ रखा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। आ जाओ। सबसे पहला 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है वहां पर हमें एमसीक्यू दिए गए हैं और एक एक मार्क्स के एमसीक्यू हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। सबसे पहला क्वेश्चन है जो लेजर फोलियो है वो जर्नल में कहाँ पर यूज होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप जर्नल का फॉर्मेट देखोगे तो आप सबसे पहले देखते हो इस तरफ आपका डेट आया होता है, फिर पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर यहाँ पर छोटा सा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, और इस साइड पर डेबिट और क्रेडिट सब होते हैं। तो ये जो लेजर फोलियो होता है ये किस लिए होता है, इसको ध्यान से समझना है कि लेजर फोलियो किस लिए होता है। क्या वो रिकॉर्ड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो जो है अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। वो होता है किस चीज के लिए? या तो हो सकता है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर या फिर रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट। तो इसने क्या बोला? रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट इन विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड। नहीं, ये भी नहीं होता। मतलब वो हमारी जो भी लेजर अकाउंट है उसमें जो इंफॉर्मेशन पोस्ट करी गई है उसको रिकॉर्ड नहीं करता, वो हमारा रिकॉर्ड करता है पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है ना? क्या करता है, ध्यान से सुनना कि जो लेजर फोलियो है वो यूज उसका जो होता है वो पेज नंबर को रिकॉर्ड करने के लिए होता है जहां एंट्री पोस्ट की गई होती है। जहां पर भी आप एंट्री इसके बाद पोस्टिंग करते हो ना, तो वो पेज नंबर के लिए रिकॉर्डिंग होता है। जब आप कल को लेजर बनाओगे तो वो लेजर का जो भी पेज नंबर होगा वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो आप जर्नल के अंदर उसको 1 और 2 वैसे काउंटिंग करते हो। समझ रहे हो? चलो, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई और मेजर करना इकोनॉमिक, मतलब पैसे वाले इवेंट्स को, उसको रिकॉर्ड करना कहां पर? डैश ऑर्डर में। मतलब उसको रिकॉर्ड करना किस ऑर्डर में? तो आप समझना ध्यान से भाई। आइडेंटिफाई कर लेना पहले और फिर उसको मेजर भी कर लेना। ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स को कहां पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या फिर कैसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइम वाइज की, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है बकायदा टाइम वाइज, लेकिन डेट के अकॉर्डिंग इस तरीके से। समझ रहे हो? तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल तरीके से, इस इवेंट्स के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब ब्याज भरना है नहीं भरा, या हो सकता है ब्याज आना। अब देखो, हमें तो मिलता नहीं है, जनरली है कि हमें भरना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, किस टाइप का अकाउंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? अब इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले ये चीज करो, इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन, तो ये पर्सनल है। ठीक है ना? तो अब ये पर्सनल है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है? तो ये ऑब्वियसली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसमें ये आर्टिफिशियल भी नहीं होगा क्योंकि रियल किसी बंदे को रिलेट कर रहा होगा इस तरीके से। फिर इसी का ऑप्शन में था बैंक अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। भाई बैंक अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होता है? तो ध्यान रखना, बैंक अकाउंट इज असेट्स एक तरीके से, बट इट रिलेट्स टू पर्सन। ठीक है ना? तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक रियल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट अफेक्ट कैपिटल और एसेट्स। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें ना कैपिटल पे प्रभावित पड़ेगा ना एसेट्स पे? अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस प्रभाव पड़ेगा। कमीशन आ जाए, पैसा आ गया, कैपिटल प्लस। अकाउंटिंग इक्वेशन के तरीके से देखना है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करा दो। ठीक है ना? तो बैंक में जब आप पैसा जमा कराओगे, मेरे भाई बहुत ज्यादा ध्यान समझना, बैंक में जब आप पैसा जमा कराओगे तो क्या होगा? असेट्स माइनस और असेट्स प्लस। तो इसमें सिर्फ असेट्स पे फर्क पड़ा है। उसने बोला है असेट्स और कैपिटल दोनों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है जहां पर दोनों में असेट्स पे फर्क पड़ रहा है। दूसरा, एडिशनल कैपिटल, जब एक्स्ट्रा पैसा डालते हो तो कैश प्लस असेट्स का पार्ट और कैपिटल प्लस असेट्स का पार्ट, मतलब सॉरी कैपिटल का पार्ट। तो देखो, कहीं ना कहीं हर किसी में असेट्स और कैपिटल दोनों पे फर्क पड़ रहा है। यहां पर भी सैलरी पे करोगे, पैसा गया कैश माइनस असेट्स माइनस और कैपिटल माइनस। ठीक है ना? कमीशन आ जाएगी असेट्स में कैश प्लस और कैपिटल प्लस, लेकिन एकमात्र इसमें जहां पर असेट्स ही प्लस होगा असेट्स ही माइनस होगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कौन सी इनमें से ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ कैपिटल को प्रभावित करेगी? तो कैपिटल को प्रभावित करेगी, विल अफेक्ट ओनली कैपिटल। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा डालोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा डालोगे तो क्या करने वाला होगा उस क्वेश्चन में मेरे भाई? एक्स्ट्रा पैसा डालने पे कैश प्लस कैपिटल प्लस, ये गलत है। ड्राइंग्स में कैश माइनस कैपिटल माइनस, गलत है। इंटरेस्ट जब रिसीव्ड हो जाता है, ब्याज रिसीव होगा मेरे भाई, कैश प्लस और कैपिटल प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसको फायदा हो रहा है? अगर आप मालिक बार बार आपके बिजनेस से, ध्यान सुनना, अगर मालिक बार बार आपके बिजनेस से पैसा ले जाए
तो आप कहोगे कि भैया तू बहुत पैसा ले जा रहा है, अब हमें तुझसे ब्याज लेना पड़ेगा। तो आप उससे ब्याज ले रहे हो उसकी ड्राइंग्स का, जो भी वो ड्राइंग्स करता गया था। तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सिर्फ कैपिटल रिड्यूस करता है। ये बात समझो आप ध्यान से, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस में मालिक का नुकसान है, तो उसमें सिर्फ कैपिटल माइनस होती है, ठीक है ना। तो सिर्फ कैपिटल का प्रभावित तो इनमें से इसी केस में पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। भाई रमन गया, विड्रॉ करना चाहता है पैसा बैंक से, तो कौन सा डॉक्यूमेंट उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, विड्रॉल स्लिप, बेसिक से तो चीज है। चलो आगे, कहता है इनमें से कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस तो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं मेरे भाई, ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है। वेजेस एंड सैलरी ये भी है, ये भी है ट्रेडिंग का, ये भी है ट्रेडिंग का, लेकिन ट्रेडिंग एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग का नहीं है, समझ रहे हो? ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है। इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री इट मींस देयर आर नो एरर। क्या भाई क्या कहता है? कहता है अगर मान लो फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस को हम अगर क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस अगर हमारा आ गया तो इसका मतलब क्या कोई एरर नहीं है? हो सकता है भाई दोनों ओमिशन करना भूल गए। ओमिशन याद है, रेक्टिफिकेशन ऑफ है ना, रेक्टिफिकेशन, एरर ऑफ ओमिशन, जहां दोनों ही ट्रांजैक्शन करना भूल जाते तो उसमें तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, जरूरी थोड़ा है। दे मे बी टू साइडेड और एरर्स इन द बुक, हो सकता है। क्यों मैं भी तो बोल रहा हूँ ओमिशन कि भाई दोनों ही साइड आपने गलत कर दिया, या तो दोनों साइड लिखा ही ना हो, या दोनों साइड आपने गलत लिख दिया हो। तो देयर में भी वन साइड, नहीं 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 नहीं, देयर में भी बोथ साइड, देयर में भी बोथ वन साइडेड एंड टू साइडेड, नहीं 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 नहीं, देयर में भी टू साइडेड, वन साइडेड नहीं होगा। यहाँ वन साइडेड लिखा था और टू साइडेड भी, तो नहीं नहीं, वन साइडेड नहीं, दोनों ही तरफ गलत हो सकता है, ठीक है ना। और नो एरर भी हो सकते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा इसका मतलब मे बी उसमें दो साइडेड एरर हो। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि वो उसमें एरर ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि शायद, क्योंकि उसने बोला ना देयर आर, आप मतलब समझो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया ए भी तो इसका आंसर हो सकता है और बी भी तो इसका आंसर लग रहा है सही, क्या लिखें, ए लिखें बी लिखें? अगर ट्रायल बैलेंस आपका कह रहा है कि भैया मैं सही आ रहा हूं, दोनों बराबर आ रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट मेरा दोनों बराबर आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब कोई एरर नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? आप कहोगे नहीं भैया गलती हो सकती है, कोई ट्रांजैक्शन हम करनी ही भूल जाए, या दोनों ट्रांजैक्शन ही हमने गलत कर दी हो, तो ट्रायल बैलेंस तो तब भी मैच कर जाता है। लेकिन उस केस में हम ये देख पाते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाता है, लेकिन हो सकता है हमने दोनों ही साइड गलत लिख दी हो। तो क्या चांसेस हैं? आपको भैया दोनों ही चांसेस है, मगर उसने बोला मे बी, ये भी हो सकता है। लेकिन वो तो कह रहा है कि भैया नहीं, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, नहीं वो गलत है, बी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो कह रहा है मे बी ये हो सकता है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कहीं दिख रहा है, ये रहा ना, सेल माइनस जितना भी आपने खर्चा करा है, सेल माइनस एक्सपेंस, यानी कि ए का 3 पे मिल रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लागत। लागत कैसे पता चलेगी? आपको पता है कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट था, है कि नहीं? माल कॉस्ट मतलब कितने का माल बना और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दो, है ना। तो क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा, कितने का बिका, या फिर सेल में कितने का बेचा और उसमें से प्रॉफिट घटा दो तो पता चल जाएगा ना माल कितने का बना। तो ए का 3 डी का 2, ए का 3 डी का 2, सॉरी सॉरी, ए का 3, हाँ सही तो है, ए का 3 और डी का 2, तो ऑप्शन हमारा क्या कहते हैं इसका, ए ही तो होगा। सही है, ए का 3 डी का 2। अच्छा सी में कुछ लिखा नहीं है क्या? भाई ये ए का 3 और डी का 2 तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में भी है। थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पढ़ लेते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पता होना चाहिए वैसे आपको, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, नेट प्रॉफिट पढ़ लो ना। आपने क्या अभी अभी वो बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? कंफ्यूजन हो गई, ये तो ए और डी दोनों सही बन रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ कैसे आता था? तो कहोगे भैया यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट खर्चे, उसमें से इनकम इनकम घटा के, देखो क्या कहीं लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उसके बाद और भी इनकम होती थी, उसमें से अगर मैं क्या घटा दूं, यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट खर्चे घटा दूं। थोड़ा सा देखो मेरे भाई, याद करो, यह आपका नेट प्रॉफिट अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो आप इस साइड सारे इनडायरेक्ट खर्चे लिखते हो, सबसे पहले इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, कोई और इनकम होती है वो यहाँ लिखते हो, दोनों अमाउंट को आप यहाँ पे जोड़ते हो, फिर यहाँ से आप जो भी आपके अदर एक्सपेंस है, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सब घटा देते हो और आपका बैलेंस बच जाता है, वही आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो मेरे भाई ये तो नेट प्रॉफिट 1 से रिलेटेड है, नेट प्रॉफिट 1 से, नेट प्रॉफिट 1 से मतलब सी का 1, सी का 1 है कि हाँ, तो ऑप्शन डी सही है मेरे भाई, ठीक है। चलो, कह रहा है असर्शन रीजन बताओ। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जो यूज्ड होता है व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट आर्ग्यू ड्यू टू एरर्स नॉट येट आइडेंटिफाइड। हाँ सही है, असर्शन सही है। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जब जब ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, ध्यान से ना, जब ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एग्री नहीं करता जो भी एरर्स आ रखे हैं जो पता न लग पाए,
ठीक है ना, तो वो सही लग रहा है अपना कहीं ना कहीं, ये ध्यान से सुनना। इसके बाद रीजन क्या है इसका, कहता है जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता तो उस टाइम पे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ताकि कोई एरर जो है वो अगर नहीं भी है या कोई गलती भी है वो पकड़ी जा सके। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइम इवन सम एरर्स रिमेन अनडिस्कवर्ड। कोई एरर भी ना पता चले हो तब भी हम उसको पता लगा सकते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स को बना सकते हैं उस लिए। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी डेफिनेशन हो गई मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10वें पे चले मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 10वां हमें कहता है एक मशीन है, उसको खरीदा 5,80,000 रुपए में। एक मशीन खरीदी है हमने 5,80,000 रुपए में। ठीक है, और उसके बाद उस मशीन में 2,000 रुपये खर्च कर दिए डिलीवरी पे। तो खर्च करते टाइम जो भी आप पैसा लगा रहे हो मशीन का ही पार्ट कहलाता है। 4,000 रुपये की किस्त पे भी आपने खर्चा कर दिया, यानी कि टोटल मशीन हो गई 5,86,000 रुपये की। उसके बाद उसकी कल को स्क्रैप वैल्यू 1,60,000 है और 15,000 रुपये उसका एक तरीके से यूजफुल लाइफ है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। आप मुझे ये बताओ क्या मांगा, डेप्रिसिएशन मांगा। डेप्रिसिएशन कैसे पता चलता है, 31 मार्च 2025 का आपने निकाला था, जो भी मशीन की वैल्यू हो उसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है ना, और उसके बाद डिवाइड करो कितनी यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ 15 साल है, आज है वो 5,86,000 रुपये की। ठीक है ना, और उसमें से 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये क्या हो रहा है मेरे भाई, 1,60,000 रुपये, 8 में से 6 गया 2, 5 में से गया 4,26,000। इतने की वो मशीन का उस पर टोटल पूरे साल भर डेप्रिसिएशन लगा होगा 15 साल तक। क्यों, क्योंकि आज मशीन 5,46,000 की है, 86 की है, और एक टाइम बाद वो मशीन का वैल्यू 1,60,000 हो जाएगा 15 साल बाद जब होगा। तो इतने साल तक उसमें इतनी वैल्यू कम हुई 15 साल तक। दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 48,000 के आसपास कुछ आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, मतलब 15 से डिवाइड करने के बाद 28,500 आ रहा है। ठीक है, 28,500 आ रहा है मेरे भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है ना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 28,400 रुपये आ रहा है। सॉल्व कर लो इसको, है ना, एक काम करते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। 426 है, 426, ठीक है ना, 4,26,000। इसको डिवाइड कर लेते हैं 15 से। ठीक है ना, 15 दूनी 30, 12 बचेगा, ऊपर से आएगा 26 मेरे भाई। 8 नंबर पे 120 आता है। ठीक है, और ये 6 बचा, ऊपर से आया मेरे भाई 6 के नीचे 0, 12 के पार्ट में 60, 4 नंबर पे 28,400 ही आ रहा है मेरे भाई। यानी कि 28,400 रुपये, इतना रुपए हर महीने हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। हर साल डेप्रिसिएशन इतना लग रहा है। तो उसने बोला है कि 1 जुलाई को खरीदा है, तो 1 मार्च 2025 को क्या डेप्रिसिएशन होगा। तो मेरे भाई ये 28,400 कितने महीने का है, ये पूरे साल का है। और आपको चाहिए सिर्फ 1 जुलाई से 31 मार्च तक। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीना, आपको सिर्फ 9 महीने के लिए चाहिए। 3/4, ठीक है ना, ये कटेगा, एक नंबर पे कटेगा 7,1,0,0, 7,1,0,0 मल्टीप्लाई 3, 3 0 सा 0, 3 0 सा 0, 3 1 सा 3, 3 7 जा 21, 21,300। इसी का और वाला पार्ट देख लेते। कहता है एक पुरानी मशीन थी, उसको खरीदा 59,000 रुपये में। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को, और कहता है 7,000 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना 66,000। स्क्रैप वैल्यू इसकी 16,500 हो गई है, यानी कि पूरे साल भर हम पता लगा सकते हैं कितने का डेप्रिसिएशन लगा 10 साल में। क्योंकि मशीन की वैल्यू है हमारे पास आज 66,000, और अब तक उस पर 16,500 तक का क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब उसकी उसके बाद वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू पता चली 16,500 की। तो 0 0 5, 5 में से 6 गया 9, ठीक है ना, 5 में से 1 गया 4, 49,500, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4,950, 4,950 हमारा डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है ना, तो 4,950 मेरे भाई हमारा डेप्रिसिएशन लगा है एक तरीके से। ठीक है ना, तो 4,000 हमारा जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितने की मशीन है उस पर पता लगाया जाएगा, 4,950। क्योंकि अगर आपको कभी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लगाना हो, तो आपने डेप्रिसिएशन फॉर्मूले में सीखा है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपका जो रेट आ रखा है वो मतलब डेप्रिसिएशन है टोटल वो 4,950 है, लेकिन वो कितने पे है, वो है आपकी मशीन की वैल्यू पे, जो कि थी आपकी मशीन 16,000, मतलब 66,000 थी आपकी मशीन। और इनटू में फिर 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई, फिर 1 से 1 यहाँ कट गई, 495, और डिवाइड होगा आपका 66 से। तो 66 को अगर आप
495 से डिवाइड करोगे तो इसको आप करो 7 नंबर पे, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 1 4 46, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 4 में 4 गया 0, पॉइंट लगाओगे फिर 0 लगाओगे तो ये मेरे ख्याल से 5 नंबर पे आता है, यानी कि 7.5% आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 सितंबर 2024 को गुड्स की वर्थ थी 80,000 रुपए, उसको परचेज करे दीपा से 10% ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, यानी कि 72,000 रुपए में खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद। ठीक है ना, और आधी पेमेंट हाथों हाथ करती तो 36,000 की पेमेंट हाथ कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर पेमेंट जो है वो अगर हम मेड कर देते हैं, अभी आज 1 सितंबर की बात है, अगर उसने बोला कि अगर तुम पेमेंट मुझे 31 अक्टूबर 2024 तक को कर दोगे तो मैं तुम्हें उसके बाद कैश डिस्काउंट और दे दूंगी। हमने पेमेंट करी 4 नवंबर को, तो इसका मतलब हमने भैया उसको पेमेंट 31 अक्टूबर से पहले तो करी नहीं, 31 अक्टूबर के बाद करी, तो अब वो हमें 10% का कैश डिस्काउंट, जो पहले देखो समझो आप केस, हम सामान खरीदे, ठीक है ना, हम दीदी से सामान खरीदने गए, हमारा सामान निकला 72,000 रुपए का, क्योंकि 10% आपने 80,000 में ऑलरेडी माइनस कर दिए। अब 72,000 की पेमेंट तो आपने हाथों हाथ आज कर दी, इसका काम खत्म। अब वो दीदी कह रही हैं कि जो बचा हुआ 36,000 है, अगर तुम्हें मुझे इस डेट तक दे दोगे मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगी। उसने बोला 31 अक्टूबर को आ जाना उठ के। हम गए नहीं, हम 4 नवंबर को गए पेमेंट करने, हमारा पैसा नहीं आया ना, तो हम जो उसने हमें ऑफर दिया था कि मैं 10% का तुम्हें कैश डिस्काउंट दूंगी, वो अब मिलेगा नहीं हमें। हम तो बस नॉर्मल 36,000 की पेमेंट करके आएंगे, तो हम पेमेंट करके आएंगे तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और किसको पेमेंट करें हमने? दीपा को, तो दीपा डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 36,000 रुपये अमाउंट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। सेल्स बुक का टोटल पेज 1200 है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1000, और एक 5,000 रुपये का था उसको कैरी कर दिया 5,600। इसका मतलब ध्यान से समझना, सेल्स बुक अपना क्रेडिट बैलेंस होता है, 1200 को दिखा दिया 1000 रुपये, ठीक है ना, और उसके बाद 5,000 को 5,600 दिखा दिया। ठीक है ना, 5,000 को दिखा दिया 5,600, यानी कि एक को 200 रुपये कम क्रेडिट दिखाया और इस तरफ 600 ज्यादा क्रेडिट दिखा दिया। तो क्या सही हुआ सब? नहीं, यहाँ पर नेट 400 रुपए का क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो वो 400 रुपए का क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो उसने बोला कि क्रेडिट कितना ज्यादा हो गया, 400 ज्यादा हो गया, तो वो डेबिट उल्टा होने के लिए वापस डेबिट कितना हो जाएगा? 400 डेबिट हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर एक ऐसे क्वेश्चन फर्नीचर का है, इसका तो खैर चलो क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। कहता है बीआरएस स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है बैंक? नहीं भाई, बैंक नहीं करता, बिजनेस करता है, बैंक ये सब नहीं काम करेगा। समझ रहे हो? बीआरएस के अंदर जो बैलेंस होता है बैंक का, बैंक कॉलम का, और कैश बुक का और पासबुक का, मतलब आपका जो कैश बुक आप बनाते हो उसमें जो बैंक कॉलम होता है और जो आपकी पासबुक होती है, उन दोनों को आप कंपेयर करते हो। बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट जो हमारी क्या कहते हैं, फर्स्ट गलत है, ठीक है ना, फर्स्ट गलत है, और सेकंड फर्स्ट गलत है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। कोई नहीं, बैंक बीआरएस मेरे भाई बैंक नहीं बनाता। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, हाँ, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, ऑप्शन बी। चले आगे। कहता है कॉमन मेजरमेंट करने की बात आ रही है यूनिट को, और यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या प्रमोट करता है? भाई फॉर एग्जांपल आप दोनों का सेम तरीका है चीजें नापने का, तो इससे ज्यादा चीज अच्छी क्या होगी? तो आप कहोगे भैया इससे कंपेरेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, है कि नहीं? कंपेरेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? आप अच्छे से बिजनेस को कंपेयर कर सकोगे मेरे भाई। ठीक है ना, चले आगे। चलो, बाकी लेजर फोलियो जर्नल के अंदर क्यों यूज होता है मेरे भाई? वो इसलिए यूज होता है पेज नंबर ऑफ लेजर के लिए, ठीक है ना, मतलब वो पेज नंबर गिन सके अच्छे से, ठीक है ना, इसलिए यूज होता है। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट परचेज बुक? परचेज बुक के बारे में क्या बात गलत है? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, यही बात गलत है। ट्रेड डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप? कहीं भी नहीं करते आप। ओनर ने क्या करा, अपनी पर्सनल कार बेच दी 5,000 रुपए की, और वो पैसा बिजनेस में लिया है, एंट्री क्या होगी? भाई हमें क्या लेने देना, कार बेच कुछ भी कर, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। पर्सनल कार बेची है ना उसने, और पैसा बिजनेस में लिया आया, तो इसके पैसा होना, इसका एंट्री होना चाहिए कि बिजनेस में पैसा आया, ठीक है ना। तो उसने बस क्या बोला कि क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई क्या होना चाहिए? वैसे तो जनरल एंट्री क्या होगी? पैसा आया बिजनेस में, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखा है कार डेबिट होगी। कार क्यों होगी डेबिट? ड्रॉइंग्स भी नहीं होगी, परचेज भी नहीं होगा, कैश होगा, बिजनेस पैसा आ गया। रमन जो है ओनर था बिजनेस का, उसने अपनी पर्सनल कार को खरीद लिया, ठीक है ना, और पर्सनल ओल्ड कार को उसने, अच्छा, पर्सनल ओल्ड कार को बिजनेस में उठा के ले आया, तो ओल्ड कार लेके आया, हमें क्या लेने देना, हमारे लिए तो बिजनेस में कार आ रही है। कार आ रही है, कौन ला रहा है? मालिक ला रहा है। कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, खत्म बात। कार एसेट्स होती है मेरे भाई। रिजर्व कुछ नहीं होता। आज आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया,
और आपको लगा कि 10,000 हम ना भविष्य के लिए बचा लेते हैं, कुछ भी बुरी बुरी चीजें हो सकती है, तो आप रिजर्व को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कह रहा है इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के हिस्से से निकाला जाता है, बिल्कुल सही। ये टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर देता है, मतलब क्या इससे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो भी एक प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपको पता है ना टैक्स वैक्स वाला सिस्टम रहता है थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉफिट आपका तभी बनता है जब आपको टैक्स वैक्स देना हो। लेकिन अगर आप रिजर्व रिजर्व पहले ही निकाल लो तो ये आपका जो टैक्स वाला प्रॉफिट है उसको थोड़ा कम कर देता है। नहीं, ये थोड़ा प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है ना। अगर आप रिजर्व इकट्ठा कर लोगे तो आप प्रॉफिट कम दिखाओगे, प्रॉफिट कम दिखाओगे तो आपका एक तरीके से इसने जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो बढ़ा दिया ना, तो ये तो गलत बोल रहा है ना। इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई, भाई बुरे समय के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो और क्या चाहिए रिजर्व के लिए। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड, ऑब्वियसली ये यूज नहीं होने वाला डिविडेंड के लिए, ठीक है ना। डिविडेंड थोड़ा ना बांटेंगे इससे पहले, हाँ बांट सकते हैं कंपनी के नेचर में, बट डिपेंड करता है ना रिजर्व किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कल को बांट सकते हैं, ठीक है ना। इसने बोला इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिविडेंड, तो ये बात गलत है ना, गलत हो गई, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, उसने बोला रीड स्टेटमेंट पढ़ो, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, समझ रहे हो क्यों गलत है? उसने कहा है कि बांट नहीं सकते और हम क्या कह रहे हैं कि भाई भविष्य में बांट सकते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। और इट इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली भविष्य के लिए रखा है, तो पांचवी स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल सही है। पहली प्रॉफिट से ही निकाली जाती है और तीसरी इससे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, यानी कि पहली तीसरी पांचवी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है, एक बार कंफर्म कर लेंगे, ऑप्शन बी है ना इसका। हाँ, बाकी सेकंड और सेकंड मैंने समझाया कि इससे टैक्सेबल वाला प्रॉफिट बढ़ता है। भाई आप फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपए कमाए, अब आपको टैक्स भरना है, फॉर एग्जांपल टैक्स इसका 20%, 10 रुपए भरना है। आपने क्या कहा, आपने कहा मैं दिखा देता हूँ कि मैंने रिजर्व इकट्ठा कर लिया 20,000 रुपए, मतलब 50 में से 20 रिजर्व इकट्ठा कर लिया, तो अब आप 30 रुपए दिखाओगे, 30 का 20% निकालोगे, आपको 6 रुपए भरना पड़ेगा। तो आपका टैक्स एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से रिजर्व की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट, ये तो टैक्स है टैक्स, अब प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा क्या इससे? इस केस में सॉरी 50 में 10 गए, 40 बचेगा, इससे क्या आपका प्रॉफिट कम होगा? नहीं, इससे प्रॉफिट का रेशो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? इससे प्रॉफिट का रेशो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में और वो दिखाई देता है बैलेंस शीट में, तो क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है ट्रायल में। अच्छा, अगर क्लोजिंग, आपको पता है जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हो क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिखा आता है, लेकिन अगर बैलेंस शीट में लिखा आ जाए तो एक ही जगह आएगा, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं हम, उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे ऑलरेडी कंसीडर करा जा चुका होता है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है ना वो ऑलरेडी पास्ड हो चुकी होती है और उसका जो इफेक्ट है प्रॉफिट पे वो ऑलरेडी कंसीडर्ड किया जा चुका होता है। इसका मतलब पता है क्या है, इसको कैसे रिलेट करा गया कि आप देखो, इसको ध्यान से समझना, इसकी जो सेकंड रीजन वाली बात है उसको ऐसे कहा गया है कि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मतलब क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका मतलब जो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है वो पहले ही पास हो चुकी है, प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है एडजस्टेड, इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोबारा नहीं शो होगा, तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है ना इसका मतलब वो ऑलरेडी पास हो चुकी है, उसका प्रॉफिट को ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है, समझ रहे हो, इसीलिए। तो इसमें एसर्शन सही है और रीजन भी इसका बिल्कुल सही है, समझ रहे हो, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 19 वाले का, ठीक है बेटा। चलें आगे, इसके बाद लास्ट, विच ट्रांजेक्शन विल शो लेसर बैलेंस इन पासबुक एज कंपेयर टू कैश बुक, भाई इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कम बैलेंस दिखाएगी पासबुक के अंदर अगर हम उसको कैश बुक से कंपेयर करें? भाई चेक भेजा बैंक के अंदर मगर कलेक्ट नहीं करा अभी तक, मतलब आपने अपनी तरफ से एक तरीके से दिखा दिया कि हाँ जी कैश बुक में पैसा आ गया, लेकिन पासबुक में अभी तक वो इकट्ठा नहीं हुआ, यानी कि पासबुक में वो कम दिखा रहा है। पहली स्टेटमेंट सही गई इस हिसाब से, तो डायरेक्टली कस्टमर बैंक में जमा करा देगा तो पासबुक में ज्यादा हो जाएगा, कैश बुक में कम होगा, वो गलत है क्योंकि वहां पर पासबुक ज्यादा दिखा रही है, हमें दिखाना है कैश बुक में ज्यादा हो पासबुक में कम हो। चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए, यानी कि आपने अपनी तरफ से कैश बुक को माइनस कर दिया लेकिन पासबुक में वो भी माइनस हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कैश बुक में कम बैलेंस दिख रहा है और पासबुक में ज्यादा दिख रहा है। उसने बोला पासबुक में कम दिखना चाहिए, इंटरेस्ट बैंक करेक्ट क्रेडिट कर दे, यानी कि इंटरेस्ट प्लस कर दे, लेकिन आपका नहीं हुआ हो प्लस कैश बुक के अंदर, तो उसके अंदर इन सभी केस में पासबुक ज्यादा दिखा रही है, लेकिन पहला केस था जहां पासबुक का वैल्यू कम था, ओ सॉरी पासबुक का वैल्यू जो है हाँ वो कम था और कैश बुक का वैल्यू ज्यादा था, समझ रहे हो। दूसरा,
विच ट्रांजेक्शन विल शो हाइयर बैलेंस इन पासबुक एज कम्पेयर, अब किसमें पासबुक में ज्यादा बैलेंस नजर आएगा एज कम्पेयर टू कैश बुक। तो चेक जब आप सेंड कर दोगे कलेक्शन के, लेकिन वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं करा बैंक ने, यानी कि आपने तो कैश बुक से माइनस कर दिया लेकिन पासबुक में भी माइनस नहीं करा, तो इस केस में कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है और पासबुक का कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए पासबुक का बैलेंस ज्यादा। दूसरा, डायरेक्टली कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा कराते तो पासबुक में तुरंत प्लस हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में नहीं होगा प्लस अभी, यानी कि ये एकमात्र केस है ना, जहां पर पासबुक ज्यादा होगी, ये वाला सही है। लेकिन बाकी चाहो तो पढ़ सकते हो, बैंक चार्ज करता है डेबिट, अब बैंक ने डायरेक्ट डेबिट चार्ज कर दिया लेकिन कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो ये एक केस हो गया, यहाँ पे पासबुक फिर कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट बाय बैंक, मतलब बैंक ने ऑलरेडी और नेगेटिव पे था और बैलेंस चार्ज कर लिया, यानी कि पासबुक और छोटी दिखाई देगी कैश बुक से। सेकंड केस सही था मेरे भाइयों। यहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन के, एक एक मार्क्स के जो 20 क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वाले का आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे मेरे भाइयों, ठीक है।